नमस्कार। हम सब एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम का हिस्सा हैं, राइट? पर हम में से कितने लोग असल में इसके रूल्स जानते हैं? तो आज हम अपने एनवायरनमेंट की इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है, इसमें प्लेयर्स कौन-कौन हैं और इस गेम के रूल्स क्या हैं। चलिए इस दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। एक पौधा, सूरज और एक केचुआ, इन तीनों में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो तीनों बिल्कुल अलग अलग लगते हैं, है ना? पर यकीन मानिए, इसी सवाल के जवाब में हमारे एनवायरनमेंट के काम करने का पूरा राज छुपा है। और उस सवाल का जवाब हमें मिलता है जब हम अपने इकोसिस्टम को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी खेल के मैदान को, मतलब हमारे इकोसिस्टम को डिफाइन करते हैं और देखते हैं कि ये आखिर है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट सिंपल शब्दों में कहें तो किसी भी जीव का घर है, मतलब उसके आसपास की हर एक चीज। इसमें लिविंग थिंग्स जैसे पेड़ पौधे, जानवर और नॉन लिविंग थिंग्स जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पत्थर, सब कुछ आ जाता है। अच्छा, तो फिर एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम में फर्क क्या हुआ? देखिए, एनवायरनमेंट को आप एक स्टेज की तरह समझ सकते हैं, पर इकोसिस्टम वो स्टेज पर होने वाला पूरा नाटक है। मतलब जब उस स्टेज पर मौजूद सारे कैरेक्टर्स, लिविंग हो या नॉन लिविंग, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे पर असर डालते हैं, तब बनता है इकोसिस्टम। ये जो इंटरैक्शन है ना, यही इकोसिस्टम की जान है। ठीक है, तो अब जब हम इस खेल के मैदान को समझ गए हैं, तो अब बारी है इस इकोसिस्टम के कैरेक्टर्स से मिलने की, मतलब इसके लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की। तो देखिए, इकोसिस्टम के बेसिकली दो मेन हिस्से हैं। पहले हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, यानी सारे लिविंग प्लेयर्स, पौधे, जानवर, छोटे छोटे माइक्रोब्स, हम सब। और दूसरे हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी नॉन लिविंग पर उतनी ही ज़रूरी चीज़ें, जैसे सूरज की रोशनी, मिट्टी, हवा, पानी। मज़े की बात यह है कि एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। ये दोनों मिलकर ही पूरे सिस्टम को चलाते हैं। अब इन लिविंग कैरेक्टर्स में भी हर किसी का एक स्पेशल रोल है। हम इन्हें आसानी से समझने के लिए तीन टीम्स में बांट सकते हैं। पहली टीम है शेफ्स की, यानी प्रोड्यूसर्स, जो सबके लिए खाना बनाते हैं। दूसरी टीम है ईटर्स की, यानी कंज्यूमर्स, जो उस खाने को खाते हैं। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट टीम है क्लीन अप क्रू की, यानी डीकंपोजर्स, जो पीछे बची गंदगी को साफ करके सब कुछ रिसाइकल कर देते हैं। चलिए प्रोड्यूसर्स से शुरू करते हैं। ये इस पूरे सिस्टम की फाउंडेशन है। ये वो सेल्फ सफिशिएंट शेफ्स हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हरे पौधे। ये क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से सूरज की रोशनी को खाने में बदल देते हैं। कमाल है ना? इसीलिए इन्हें ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। ऑटो मतलब खुद और ट्रॉप मतलब पोषण। सिंपल, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। प्रोड्यूसर्स के बाद आते हैं कंज्यूमर्स। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये कंज्यूम करते हैं, मतलब ये अपनी एनर्जी के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। इनमें हर्बीवोर्स भी होते हैं जो पौधे खाते हैं, और कार्निवोर्स भी जो दूसरे जानवरों को। इन्हें हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। हेट्रो का मतलब होता है दूसरा, यानी वो जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर हों। और आखिर में आते हैं इस सिस्टम के अनसंग हीरोज, द डीकंपोजर्स। ये कौन है? ये हैं बैक्टीरिया और केंचुए जैसे छोटे छोटे जीव। इनका काम बहुत बड़ा है। ये मरे हुए पौधों और जानवरों को ब्रेक डाउन करके उनके न्यूट्रिएंट्स को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। सोच कर देखिए, अगर ये ना हो तो ये पूरा साइकिल ही रुक जाएगा। तो अब हम प्लेयर्स को तो जान गए हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकंपोजर्स। अब देखते हैं कि इस खेल के रूल्स क्या हैं। और सबसे बड़ा, सबसे फंडामेंटल रूल है एनर्जी का फ्लो, यानी एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी के इस फ्लो को समझने का सबसे सिंपल तरीका है फूड चेन। ये एक सीधी लाइन की तरह है जो बस ये दिखाती है कि कौन किसको खाता है। फॉर एग्जाम्पल, घास को हिरण खाता है और उस हिरण को शेर खा लेता है, तो एनर्जी घास से हिरण में गई और फिर हिरण से शेर में चली गई। सिंपल। लेकिन असल दुनिया इतनी सिंपल नहीं है, है ना? वो एक सीधी सड़क नहीं, बल्कि एक कॉम्प्लिकेटेड सा जाल है। एक जानवर कई तरह की चीजें खाता है और उससे भी कई दूसरे जानवर खा सकते हैं। तो जब ये सारी फूड चेन्स आपस में जुड़ जाती हैं, तब बनता है एक फूड वेब, यानी खाद्य जाल। और सच कहें तो ये फूड वेब ही इकोसिस्टम की ज्यादा रियलिस्टिक पिक्चर दिखाता है। एनर्जी के इस फ्लो में हर स्टेप को, हर लेवल को एक नाम दिया गया है, ट्रोफिक लेवल। इसे एक बिल्डिंग की तरह सोचिए। ग्राउंड फ्लोर पर हैं प्रोड्यूसर्स, यानी हमारे पौधे।
फर्स्ट फ्लोर पर हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी वो शाकाहारी जो पौधों को खाते हैं। सेकेंड फ्लोर पर सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड सो ऑन। इस तरह ये पिरामिड ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। और यहीं पर आता है इस खेल का सबसे इंपॉर्टेंट रूल, द 10% रूल। और ये काफी शॉकिंग है। होता क्या है कि जब एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाती है तो उसका सिर्फ 10% ही आगे ट्रांसफर होता है। सिर्फ 10%। बाकी का 90% या तो हीट बनकर लॉस्ट हो जाता है या उस जीव की डेली लाइफ एक्टिविटीज में खर्च हो जाता है। ये एक तरह का एनर्जी टैक्स है जो हर लेवल पर लगता है। ये जो एनर्जी पिरामिड है, ये इस 10% रूल को एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाता है। पिरामिड का जो बेस है यानी प्रोड्यूसर्स, वहाँ एनर्जी सबसे ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हर लेवल पर अवेलेबल एनर्जी तेज़ी से कम होती जाती है। तो ये पूरा सिस्टम नेचर के बैलेंस का एक मास्टरपीस है। हर चीज़ एक दूसरे से परफेक्टली कनेक्टेड है। पर सोचने वाली बात यह है कि जब हम इंसान इस डेलिकेट बैलेंस में इंटरफेयर करते हैं तब क्या होता है। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है हम इंसानों की और हमारी एक्टिविटीज की, जिसने इस बैलेंस्ड सिस्टम को कई तरीकों से डिसरप्ट किया है। इस डिसरप्शन का सबसे बड़ा कारण है पोल्यूशन। पोल्यूशन का सीधा सा मतलब है एनवायरनमेंट में ऐसी हार्मफुल चीज़ों का आ जाना जो उसके नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ दें। और ये पोल्यूशन हवा में हो सकता है, पानी में या फिर मिट्टी में। इसका एक बहुत ही सीरियस एग्जाम्पल है ओजोन लेयर डिप्लीशन। पहले के ज़माने में फ्रिजेस और स्प्रे कैन्स में यूज होने वाले केमिकल्स जैसे CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इन केमिकल्स ने हमारे प्रोटेक्टिव शील्ड, हमारी ओजोन लेयर को डैमेज कर दिया है। और ये वही लेयर है जो हमें सूरज की डेंजरस UV रेस से बचाती है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी फैलाई इस गंदगी, इस पोल्यूशन को मैनेज कैसे करें? इसका जवाब एक सिस्टमैटिक और रिस्पॉन्सिबल अप्रोच में छिपा है। वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ कचरे को डस्टबिन में डालना नहीं है। ये एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरी जर्नी है। इसकी शुरुआत होती है कचरे को अलग अलग करने से, मतलब सेग्रीगेशन से। फिर उसे कलेक्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट होता है, जो चीज़ें रिसाइकल हो सकती हैं उन्हें प्रोसेस किया जाता है, और आखिर में जो कुछ बच जाता है उसे सेफली डिस्पोज किया जाता है। और इस पूरे मैनेजमेंट को सही से करने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि वेस्ट दो तरह का होता है। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, जैसे सब्जियों के छिलके जो नेचुरली डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाते हैं, और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक की बोतलें जो हजारों साल तक हमारे एनवायरनमेंट में एक अनवांटेड गेस्ट की तरह पड़ी रहती हैं और उसे नुकसान पहुंचाती हैं। और इसी के साथ हम घूम फिरकर वापस अपने पहले सवाल पर आ जाते हैं। देखिए, नेचर के पास तो अपना क्लीनअप क्रू है, उसके डिकम्पोजर्स हैं जो हर चीज को रिसाइकिल कर देते हैं। तो सवाल यह है कि इस ग्रैंड साइकिल में हमारी भूमिका क्या है? क्या हम सिर्फ इस सिस्टम से लेते ही रहेंगे या इसके रिस्पॉन्सिबल केयरटेकर भी बनेंगे? ये चॉइस हम सबको मिलकर करनी है।